your home. Apart from guiding you daily of each and every chapter on what to study and what to not on our Telegram channel, I have promised you in the previous video that we will be covering a general approach and strategy related video of all the three subjects, whether be it biology, chemistry or physics. So here it is. I request you to listen to this video very attentively, as the approach, as the strategy, as the methodology we have covered in this video is very much realistic, and I highly doubt that anyone will cover you all this in this manner. So I request you to listen to this very clearly and attentively, and I stand on my words that this will be the game changer in your preparation. हेलो गाइस, सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बायो। तो बायो के प्रिपरेशन में आपके वो पढ़ाई काम आती है जो आपने फ्रीक्वेंटली रिवाइज करी हो। वो नहीं कि आप जो 2-3 महीने में चैप्टर को एक बार पढ़ रहे हो, 3-4 महीने में चैप्टर को एक बार पढ़ रहे हो, तो वो आपको रिकॉल करने में दिक्कत आती है। तो आपको बायो के इसमें फ्रीक्वेंट रिविजन करना है। हर 1 से 2 महीने में आपको हर एक चैप्टर को, एक महीने में तो एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि आपके हर एक चैप्टर रिवाइज हो इसके अंदर। सेकेंड चीज़, आपको एनसीईआरटी के अलावा फिलहाल प्रायोरिटी पे कुछ नहीं रखना है, कोई सी रिफ्रेशर नहीं, कोई भी कुछ नहीं। एनसीईआरटी से लगभग 80 to 85 क्वेश्चंस आएंगे। तो क्यों ना हम उन 80 to 85 क्वेश्चंस पे ग्रिप बना के उनके लिए कॉन्फिडेंट एंड कंफर्म हो जाए कि एटलीस्ट हम ये इतने क्वेश्चंस तो हम उसमें सही सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद बात आती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स की, वो हम कहाँ से पढ़ें। तो जो आप जो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस वहाँ क्यों डाले जाते हैं? वो इसलिए डाले जाते हैं कि या तो वो किसी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर वो मे बी आ चुके हों, या फिर वो एनसीईआरटी में जो डेटा गिवन है, जो कॉन्सेप्ट्स गिवन है, उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ लैग कर रही हो, या फिर वो चीज़ गिवन होनी चाहिए थी लेकिन वो एनसीईआरटी में है नहीं। तो वो उन क्वेश्चंस पेपर के थ्रू आपको मिलेगी, तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना सब करने के बाद आपको टाइम बचेगा कि आप कोई और रिफ्रेशर से आप नए कंसेप्ट पढ़ो, उसको डीप में पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। अपन को बेसिक्स करना है, 80 to 85 क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। वो चीज़ हो जाएगी, उसके बाद अपन सोचेंगे कि आगे क्या करना है, और इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप सोच भी पाओ। सेकेंड चीज़ आती है कि बायो के बैकलॉग्स को कैसे कवर करें। मान लो जैसे हर्ष, मैं और प्रतीक, हम तीनों क्या करते थे, अगर हमारा कोई 3-4 महीने से कोई सा चैप्टर रिवाइज नहीं हुआ, तो हम पहले सोचते थे कि चल सीधा एनसीईआरटी से रीड मार लेते हैं, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी से रीड करने में थोड़ा सा वो मोनोटोनस हो जाता है। तो हम क्या करते थे कि हमने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं नीटेरो टेलीग्राम चैनल पे, तो हम उन्हीं शॉर्ट नोट्स से हम एक बार उस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते थे कि उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। उससे क्या होता था कि एक बार हमको कॉन्फिडेंस आ जाता था कि उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो एटलीस्ट हमने पढ़ लिए। तो आपको कभी भी कोई सा चैप्टर जो पुराने रिवाइज करे हुए आपको टाइम हो चुका है, तो आप उसके पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ो, देन यू मूव ऑन टू एनसीईआरटी। क्योंकि आपको पढ़ाई के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए रहता है कि हाँ, आपको पहले की चीज़ें रिकॉल हो रही है, तभी आप उस चैप्टर को आप एक वास्ट लेवल पर पढ़ पाते हो। तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स करना पहले ज़रूरी है। एंड अभी आपके नीट में 170 to 170 प्लस क्वेश्चंस तो हमने जो कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है नीटेरो टेलीग्राम चैनल पे, भले वो फिजिक्स के नोट्स हो, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हो एंड बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स एंड सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी हो, उनसे आपके 170 to 170 प्लस क्वेश्चंस तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे, और आपको कहीं भी और भटकने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड हम अभी आपको आगे टेस्ट पेपर्स पर प्रोवाइड करते रहेंगे। बात करते हैं नीट में फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। नीट में फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होनी चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को हमें काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड रखना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंसेप्ट नहीं समझाने आया हूँ, उसके लिए तो ऑलरेडी कंसेप्ट मैराथन चल रही है, यू कैन चेक इट आउट। मैं यहाँ पे आपको एक फिजिक्स के लिए एक जनरल अप्रोच, जनरल मेथोडोलॉजी, एक आपकी रूल बुक सेट करने आया हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, जनरल अप्रोच कैसी रखनी चाहिए फिजिक्स के लिए। तो देखो, जब भी आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे वो फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर हो या वो 10th टाइम कोई चैप्टर हो, आपको एक जनरल अप्रोच फॉलो करना है। वो जनरल अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले वो नोट्स में से आप कंटेंट को, कंसेप्ट को समझोगे, कंसेप्ट को सही से समझ लो, फिर उसके बाद कंसेप्ट तो समझ लिए, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन समझना है। एप्लीकेशन समझना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई ये भी तो समझ में आना चाहिए, जो भी अभी तक मैंने राम कथा पढ़ी है वो उसको यूज कैसे करूंगा, उसको यूज करने के लिए उसका एप्लीकेशन समझना है। एप्लीकेशन कैसे समझेंगे? जस्ट कंसेप्ट के बाद आपको सॉल्व एग्जांपल करना है, जो सॉल्व एग्जांपल नोट्स में मिलते हैं। सॉल्व एग्जांपल 2 से 3 आपने सॉल्व एग्जांपल कर लिए, उसको समझ लो कि उसमें कैसे उसको कंसेप्ट को यूटिलाइज किया है, कैसे यूज किया है, और खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कर लिया, उसके बाद हम करेंगे सीधा लेवल 1 क्वेश्चन। लेवल 1 क्वेश्चन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। लेवल 1 क्वेश्चन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि बच्चा
कंसेप्ट तो पढ़ लेता है, थियरी पढ़ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद सीधा वो रेफरेंस बुक्स के थ्रू हाई लेवल के जो लेवल 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो करने चला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ब्लंडर है। इससे क्या होता है, वो क्वेश्चंस एक्चुअली बने ही नहीं होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में होने के लिए। जरूरी नहीं कि हमसे भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर लोगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेवल 1 क्वेश्चंस को रिपीटेडली सॉल्व करना। जितने हो सके लेवल 1 क्वेश्चन करिए, टाइमर लगा के करिए, लेवल 1 क्वेश्चन पे ही स्टिक रहिए। अब वो जो नोट्स का जो आपको पैटर्न फॉलो करना है, अगर आपके पास आपके ट्रस्टेड नोट्स है, आप जिन पे ट्रस्ट करते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर हम जो यूज करते थे, हमारा कंटेंट जो हमने खुद से बनाया था वो आपको मिल जाएगा। उसमें हर चीज इसी पैटर्न में है, कंटेंट, सॉल्व एग्जाम्पल, फिर आपको हमने डायरेक्ट किया है कि लेवल 1 क्वेश्चंस करने हैं। यही पैटर्न आप फर्स्ट टाइम पढ़ो या 10 टाइम पढ़ो, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। ध्यान से सुनिए, ये पैटर्न आप फॉलो करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा लाइक हाउ मिरेकलस यू विल बी कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर वेरी इजीली। फर्स्ट चैप्टर में भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, कंसेप्ट समझोगे, सॉल्व एग्जांपल करोगे, जब आप उसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम करोगे तो लाइक यू विल नेवर रियलाइज कि एक दिन के अंदर आप 3-4 चैप्टर ऐसे ही बड़े बड़े चैप्टर खत्म कर लोगे, दैट टू विद परफेक्शन। इनऑर्गेनिक में आपकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहने वाली है। कुछ चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी से पढ़ने, कुछ चैप्टर्स आपको फुल्ली नोट से पढ़ने। 11th की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय चाहिए और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो 11th की पूरी इनऑर्गेनिक आपको नोट से पढ़नी है, जिसके नोट्स हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। नाउ कमिंग टू 12th की पूरी इनऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। हम आपको एश्योर करते हैं कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। हमने अपनी सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, विच इज़ मोर देन इनफ। इतना प्रिसाइज आपको कोई नहीं बताएगा। इनऑर्गेनिक में आपको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहना है। 90% चीज़ें जो नीटारो कंटेंट में है वो तो आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन बाकी जो 10% है, अगर उनका रीज़न समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता उसकी रीजनिंग के पीछे नहीं भागना है। ये बात दिमाग में घुसा लीजिए कि रीजनिंग के पीछे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बात सिर्फ 2021 एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये बात हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो नीट और जेई की तैयारी कर रहा है। देखिए, आपको ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका बदलना होगा। ऑर्गेनिक 3 पिलर्स पे स्टैंड करती है। पहला रिएक्शन वाइज स्टडी, दूसरा रिएजेंट कैटेगराइजेशन, तीसरा फ्लो चार्ट मेथड। पहला रिएक्शन वाइज स्टडी। देखिए, आज तक आप चैप्टर वाइज पढ़ते थे, जैसे हाइड्रोकार्बन्स एक साथ पढ़ लिया, एल्कोहल फिनॉल ईथर एक साथ पढ़ लिया, ये था ट्रेडिशनल एनसीईआरटी वे। अब क्या करना है आपको, अब आपको रिएक्शन वाइज पढ़ना है, जैसे एडिशन रिएक्शन सारा एक साथ, सब्सटीट्यूशन एक साथ, एलिमिनेशन एक साथ और कुछ मिसलेनियस रिएक्शन। देखिए, इससे होता क्या है, हर रिएक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं, अगर वो आप पहचानने लग गए तो ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। दूसरा रिएजेंट कैटेगराइजेशन। देखिए, ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पोर्शन आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कवर करता है। आपको क्या करना है, सारे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स को 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, वीक ऑक्सीडाइजिंग, वीक रिड्यूसिंग, और आपको इनको ऐसे ही याद कर लेना है। देखिए, आपको रिएजेंट वाइज रिएक्शन याद करनी है, ना कि रिएक्शन वाइज रिएजेंट याद करना है। मतलब अगर मैं आपको एल्कलाइन KMnO4 बोलूँ तो आपको वो सारी रिएक्शन रिकॉल हो जानी चाहिए जहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 यूज होता है। तीसरा फ्लो चार्ट मेथड। आपको इसमें क्या करना है, आपको एक कॉमन सबस्ट्रेट से स्टार्ट करना है और रिएक्शन को तब तक एक्सटेंड करना है जब तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कोई सबस्ट्रेट कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट से कनेक्ट हो सकता है और कितने वेज से कनेक्ट हो सकता है। इससे आप थोड़े से समय में ऑर्गेनिक का बहुत सारा वाइड पोर्शन कवर कर रहे होते हैं। जैसे बायोलॉजी के लिए सब कुछ छूट जाए, लेकिन सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी नहीं छूटनी चाहिए। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सब कुछ छूट जाए, लेकिन आपको नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं और नीट तक पढ़ने हैं। दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक। हाउ टू मैनेज स्केड्यूल। देखिए, इस चीज़ के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला, डोंट कंस्ट्रेन योर स्केड्यूल। मतलब कि आपको फिक्स नहीं करना है कब क्या पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फिक्स कर लेते हैं 9 से 12 फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 से 4 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 6 से 9 बायोलॉजी पढ़ेंगे। अगर ऐसा करते हैं आप, तो अगर आपका फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुआ 9 से 12 में, तो आपका रेस्ट ऑफ द डे भी आप पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि स्केड्यूल तो कंप्लीट होने नहीं है। आपको करना क्या है, आपको पूरे दिन का स्केड्यूल फिक्स करना है कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, तो आप उसको जब जिस चीज़ का मन करे तब उसको पढ़ना है। दूसरा, से नो टू कंटिन्यूस लॉन्ग आवर स्टडी। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 7 से 8 घंटे का कंटिन्यूस स्टडी सेशन लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक समय के बाद आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है। आपको करना क्या है, 3 से 4 घंटे पढ़ना है, फिर 1 से 2 घंटे का ब्रेक लेना है, फिर 3 से 4 घंटे पढ़ना है,
फिर 1 से 2 घंटे का ब्रेक लेना है, फिर 1 से 2 घंटे पढ़ना है। लगभग आपको दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ना है, वो भी ब्रेक ले लेके। तीसरा, स्टॉप टाइम वेस्टेज। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको कुछ डाउट आ गया तो आपको हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट नहीं करना है कि फ्रेंड को डाउट भेज दिया, टीचर को डाउट भेज दिया या यूट्यूब पे देखने लग गए। इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, उस डाउट को एक साइड कर देना है और पूरा सिलेबस जितना आपने उस दिन डिसाइड किया है वो कंप्लीट करना है। जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद दिन में जितने भी डाउट कलेक्ट हुए हैं देन उनको सॉर्ट आउट करना है। इस चीज़ के लिए हमने नीट एरो पे बहुत ही अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। आपको क्या करना है, जस्ट प्रमोट होना है नीट एरो का टेस्ट कंप्लीट करके। उसके बाद आप कभी भी नीट एरो पर डाउट पूछ सकते हैं, हम एज सून एज पॉसिबल रिलेवेंट डाउट्स को आंसर करते हैं। सो गाइस, अब बात आती है पेपर सॉल्विंग के टाइम को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कैसे पेपर सॉल्व करना है। तो जो पेपर सॉल्विंग में जो सब्जेक्ट्स की सीक्वेंस है वो तो आप जो आपको बेस्ट सूट करता है वो यूज़ करिए, वैसे आप सॉल्व करिए। जो मेरे पार्ट पे मैं पहले बायो करता था, देन केमिस्ट्री करता था, देन फिजिक्स करता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपको किन क्वेश्चंस को कैसे क्या करना है। सबसे पहले वो में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आपको लगता है कि आप उसको एट द इंस्टेंट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि आप 1 मिनट के अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, देन उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। देन सेकेंड गो में जब आप फिर से पेपर को देख रहे हो, देन आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिनमें आपको पता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट यू विल नीड सम टाइम। आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये जनरली बायो के लॉन्ग क्वेश्चंस एंड फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये दिक्कत आती है, 2-3 मिनट लगते हैं, तब उन क्वेश्चंस को लास्ट के लिए रखो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ना यार मैं इसका एक बार जो बेसिक कंसेप्ट है, कुछ नया कंसेप्ट है लेकिन मेरे को वो आता है, तो आप उसको साइड में हिंट बना के लिख दो उस क्वेश्चन के सामने कि बाद में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन तब मेरे को ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर, तो आप ये चीज़ वहाँ पे छोटा सा लिख के वहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। एंड देन ये हो गए। तो ये 2 पार्ट में तो आपके वो क्वेश्चन हो गए जो आपको आते थे पेपर के अंदर। उसके बाद कम क्वेश्चन बचते हैं जो आपको लगता है कि ना यार ये बाहर से आया था या फिर इसका ही आंसर ये हो सकता है। तो थर्ड गो में आपको बेसिकली आपको एक तरह से मोस्ट प्रोबेबल आंसर, बेसिकली तुक्का ही बोल सकता हूँ मैं, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको करना है उसके अंदर। जैसे आपको 2 क्वेश्चन में दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसमें आप देखो कि मोर करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है या फिर ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर का हो सकता है। और ये आपको तभी करना है जब आप बाकी सारे क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो कि यार ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने सही करे हैं, तभी आप ये रिस्क ले सकते हो, ये आप तुक्का मार सकते हो इसके अंदर। लेकिन ये थर्ड पार्ट में जितने कम से कम क्वेश्चंस रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद आती है कि ना नेगेटिव मार्किंग को कैसे रिड्यूस करें। सबसे बेसिक चीज़ है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। जैसे नीट 2020 में मैंने खुद ने 2 क्वेश्चंस, जस्ट क्वेश्चन को जल्दी रीड करने में और ऑप्शंस को सही से नहीं रीड करने में मैंने 2 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए। दोनों क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता था, मेरे को आंसर आते थे क्योंकि मैं एनसीईआरटी सही से पढ़ के गया था, बट स्टिल मैंने जल्दबाजी के चक्कर में मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। तो आपको हर एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक हर एक ऑप्शन को पढ़ना है। कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस फॉर लाइक RENNIN या फिर RENIN, तो उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज़, पूरा कंसंट्रेशन से पेपर देना है आपको। तो सबसे पेपर एनालिसिस की बात करते हैं। तो पेपर में मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस होता है। पहले वो क्वेश्चंस जो आप फर्स्ट गो में कर लेते हो, जिसके लिए आप श्योर होते हो बेसिकली। सेकंड वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आप करेक्ट तो करते हो लेकिन आप पेपर में उन क्वेश्चंस के लिए अनश्योर थे, ऑप्शंस में डाउट था या फिर कुछ ऐसा था। थर्ड वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने रॉन्ग मार्क करे। फोर्थ वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप छोड़ के आए हो। देखो, पेपर एनालिसिस करते टाइम मेरा माइंडसेट ये रहता था कि पेपर एनालिसिस करते टाइम बेसिकली मेरा रिवीजन हो रहा है। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं इसको एज अ पार्ट ऑफ माई रिवीजन लेता था, ठीक है। अब इसके बाद रिवीजन की बात तो हो गई। सेकंड थिंग मेरे मन में रहता था कि मेरे को सारे क्वेश्चंस क्यों एनालिसिस करने, जो मैंने सही कर दिए तो वो सही कर दिए, मैं उनको फिर से क्यों देखूँ। लेकिन एनालिसिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि कभी कभी हम कुछ और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए भी अपना तुक्के से आंसर आ जाता है कभी कभी, लेकिन वो गलती अपन आगे ना करें। मे बी वो क्वेश्चन सही हुआ है, अपन ने करेक्ट आंसर लगाया है, लेकिन देयर आर चांसेस कि अपन ने कुछ और सोच के जो अपन को नहीं सोचना चाहिए था, बट स्टिल वी मैनेज टू फाइंड द आंसर। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब उसके बाद ठीक है, क्वेश्चंस को डिवाइड तो कर दिया, अब उनको प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात आती है प्रायोरिटाइज करने के क्वेश्चंस को।
सबसे पहले आपको क्वेश्चंस वो करने हैं जिनमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, आपने करेक्ट किया है बट यू आर कंफ्यूज्ड एट दैट मोमेंट कि इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है, लेकिन आपका सही हो गया आंसर। उन क्वेश्चंस को करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है बट यू आर कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज थे कि उस कंसेप्ट को यूज कैसे करना है। 2 आंसर आ रहे थे लेकिन आपको मोर करेक्ट आप करके आ गए, लेकिन आपका आंसर सही हो गया, लेकिन उस कंसेप्ट को यूज का करना है ताकि आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फिर से कंफ्यूज ना होए उसके अंदर, और उस कंसेप्ट को कैसे, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है और उसका कंक्लूजन क्या है वो आपको निकालना है। सेकेंड प्रायोरिटी पे आपको वो क्वेश्चन रखने हैं जो आपने रॉन्ग करे, क्योंकि आपको आगे फिर से वो गलती नहीं करनी है। वो कॉन्सेप्ट क्यों गलत किया, आपको याद नहीं था या क्या चीज़ थी, वो आपको देखना है। थर्ड में आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो आपने सारे करेक्टली मार्क कर दिया आपने। मैंने आपको बताया है कि सारे करेक्ट आंसर्स भी आपको क्यों चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि ना आपने कुछ और सोचते हुए आपका सही आंसर आ गया हो, एंड सेकेंडली आपका रिविजन भी हो रहा है उसके साथ, तो प्लीज़ आप सारे क्वेश्चन को रिवाइज करो। देन आता है आपके फोर्थ प्रायोरिटी पर रहना चाहिए जो आप क्वेश्चन छोड़ के आए हो। अब जो क्वेश्चन छोड़ के आए हो उनको आपको अपनी रेगुलर स्टडीज के साथ आपको मर्ज कर देना है। हो सकता है कि आपको रिकॉल नहीं कर पाए हो, अब रिकॉल नहीं कर पाए हो तो उसको तो आपको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, उस कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको कॉन्सेप्ट आता था बट आप क्वेश्चन में पेपर में आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए हो, तो आप उस पर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि उसकी प्रैक्टिस बैठ जाए आपके ब्रेन के अंदर। सेकेंडली हो सकता है आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं हो, तो आपको रेगुलर स्टडीज के साथ उस कॉन्सेप्ट को डालना है। गाइज, इफ यू विल यूटिलाइज द टाइम वाइजली तो ये एनालिसिस का पैटर्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। So here we are at the conclusion of the video. I hope you have attentively listened to whatever we three had tried to convey you, and I expect that you will surely adopt these strategies in your preparation, as these things will surely boost your preparation to next level. For those who don't know about the foolproof schedule that is being followed, you can check out this video by clicking on the I button above. If you like the content, let us know by liking, commenting and sharing this video, and do subscribe to our YouTube channel. All the academic related content is already being uploaded to our Telegram channel. You can check it out. Link is in the description, or you can just search Nitero on Telegram. Thank you.